क्लास में हम जो बात करेंगे वो स्टेट्स ऑफ मैटर पर बात करेंगे कि कहाँ कहाँ से प्रोबेबिलिटी रहती है क्वेश्चंस की। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब हम कोशिश करेंगे कि भाई तीनों स्टेट के प्रॉब्लम करें, लेकिन जितना भी हो पाएगा आज की क्लास में। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हमारा गैसियस स्टेट चैप्टर आता है 11th क्लास वाला। सेकंड वन जो है आपके फिर 12th क्लास में आ जाते हैं सॉलिड स्टेट, एंड लास्ट वन जो आपका होता है लिक्विड सॉल्यूशन। तो इस पार्ट से एटलीस्ट 3 क्वेश्चन तो आते ही हैं, 3 से 5 तक क्वेश्चन रहता है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर से। स्टेट्स ऑफ मैटर में पहले मैं गैसियस स्टेट की बात करता हूं। तो गैसियस स्टेट में जो भी बेटा आपका प्रॉब्लम आएगा वो क्लियर है कि दो बिहेव से आएगा गैस की। जो गैस की दो बिहेव हैं, एक आइडियल बिहेव होता है, एक नॉन आइडियल बिहेव होता है। जो आइडियल बिहेव और एक आइडियल भी हो सकता है, नॉन आइडियल बिहेव भी हो सकता है, इसलिए रियल बिहेव भी बोलते हैं उसको, क्योंकि रियलिटी में बिहेव दोनों टाइप के हो सकते हैं। रियलिटी में आइडियल भी हो सकता है और नॉन आइडियल बिहेव भी हो सकता है, मतलब गैसेस आइडियल बिहेव से डेविएट भी कर सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इसमें हमारा जब भी प्रॉब्लम आए तो यू नीड टू सोल्व बाय, इफ यू सी दिस वर्ड आइडियल देन यू ऑलवेज यूज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है आपको। इसी से आपका सारा प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। और अगर आपका ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ आइडियल या नॉन आइडियल या रियल वर्ड दिया हुआ है या कुछ सीधा ही गैस के बारे में किया हुआ है, तो P प्लस ए एन स्क्र अपॉन वी स्क्र पे जाओगे सीधा, एंड V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, वेंडरवाल इक्वेशन से जाओगे। तो पहला क्वेश्चन यही राइज हुआ कि बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि वेंडरवाल जो इक्वेशन है वो नॉन आइडियल गैसेस के लिए, नॉन आइडियल के लिए नहीं है। ये आइडियल बिहेव भी एक्सप्लेन करती है, नॉन आइडियल भी बिहेव करती है। जो हम गैसेस देखते हैं, जो एटमोस्फेयर में गैसेस का बिहेव होता है रियलिटी में, वो रियलिटी पर जो बिहेव होता है आइडियल भी नॉन आइडियल भी। एक गैस किसी टेम्परेचर या प्रेशर पर आइडियल बिहेव शो करेगी, दूसरे पर टेम्परेचर चेंज कर दिया तो नॉन आइडियल बिहेव शो करेगी। तो इट ऑल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द यूज ऑफ वेंडरवाल इक्वेशन। तो पहले आपको मैंने जैसे बोला है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आपने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से सोल्व करना है, और इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो इससे आना है। तो आपके 3 पार्ट में ही क्वेश्चन आते हैं, या तो इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, या फिर गैसेस की स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं जो आप फिजिक्स में भी देखते हैं, केटीजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो मैं यहां पर देखो सबसे पहले कुछ प्रॉब्लम्स की स्टार्ट कर रहा हूं। सपोज सबसे सिंपल प्रॉब्लम में हम ऐसे कह दें, फॉर एन आइडियल गैस 5% pressure is increased of fixed amount of gas at constant temperature। सबसे इजी प्रॉब्लम उठा रहा हूं पहला पहला मैं। फॉर एन आइडियल गैस 5% प्रेशर इज इंक्रीज ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देन what will be effect in volume, what will be effect in volume। देखो बच्चों ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अब देखो यहां पर आपके पास इक्वेशन हमेशा उठेगी पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, एंड यू कैन सी कि यहां पर अमाउंट जो है वो फिक्स आ रहा है, एन फिक्स हो गया, आर ऑलरेडी वैसे फिक्स होता है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो पीवी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो इतना क्लियर हो गया, पीवी कांस्टेंट रहेगा। पीवी कांस्टेंट रहेगा तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल वी हो जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया कि पी इंक्रीज होगा तो वी डिक्रीज होगा, पी इंक्रीज तो डी वी डिक्रीज होगा। अब आप क्या कहते हैं कि जैसे 5% है, बस ये बात ध्यान रखना था, ट्रिक से पहले मैं ट्रिक से बता रहा हूं, आप बाकी सोल्व भी कर सकते हैं। सोल्व में थोड़ा टाइम लगेगा, इजी क्वेश्चन होते हैं, टाइम सेविंग के लिए आप डायरेक्ट सोल्व करो। अगर 5% प्रेशर में इंक्रीज हुआ है 5%,
तो वॉल्यूम में डिक्रीज होगा, लेकिन ये डिक्रीज जो होगा ये लेस देन 5% होगा, थोड़ा सा कम जाएगा। 5 नहीं करना बेटा, 5 ऑप्शन होगा। तो हमें कई बार ऐसे लगता है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितना ये बढ़ेगा उतना ये घटेगा, ऐसा नहीं होता है। जितना आपका बढ़ता है जो घटेगा तो उससे थोड़ा सा कम घटेगा। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे बोल देता तो इसका आंसर 4.9 समथिंग कुछ आ जाएगा। डिक्रीज तो होगा, प्रेशर आपने इंक्रीज किया है, वॉल्यूम डिक्रीज जाएगा, बट वॉल्यूम डिक्रीज जाएगा लेकिन उसका जो आंसर होगा वो 5% से लेस पर आपने टिक करना है। 5 पर डिक्रीज पर टिक नहीं करना, लेस देन 5% पे टिक करना है। ऐसे ही यही क्वेश्चन में ऐसे दे देता आपको कि फॉर एन आइडियल गैस 5% डिक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर में डिक्रीज कर देते तो वॉल्यूम इंक्रीज होता, लेकिन जो इंक्रीज होता वो 5% नहीं होता, इंक्रीज है तो 5 से थोड़ा सा इंक्रीज ही होगा, तो 5 पॉइंट समथिंग परसेंट कुछ इंक्रीज आ जाएगा। तो जो आपको कैलकुलेशन का नीड नहीं रहेगा, आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, बट थोड़ा सा ध्यान से कि जितना इंक्रीज होगा उतना नहीं करना है डिक्रीज इंक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब जितना परसेंटेज होता है, परसेंटेज की बात करें तो डिक्रीज होगा तो उससे कुछ कम होगा, और इंक्रीज होगा तो उसी परसेंट से थोड़ा इंक्रीज होगा। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तब भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो कुछ तो इस तरह के प्रॉब्लम आते हैं, बड़े सिंपल प्रॉब्लम होते हैं। थोड़ा सा मैं और लेवल पर प्रॉब्लम पर जाऊं तो कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। इफ ऑन हीटिंग a gas in an open container, इस टाइप के काफी पॉपुलर प्रॉब्लम होते हैं। इफ ऑन हीटिंग ए गैस इन ओपन कंटेनर फ्रॉम 300 Kelvin to 400 Kelvin, how much percentage of gas is escaped? If on heating a gas in an open container from 300 to 400 Kelvin, then how much percentage of gas is escaped? इस तरह का प्रॉब्लम आते हैं बेटा। तो ये सब जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आपको कॉन्सेप्ट वही लगना है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब आप जाओगे कैसे, गो थ्रू कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को, आप थोड़ा सा रियलाइज करो। देखो आप रियलाइज करोगे तो ओपन कंटेनर है आपके पास, ये ओपन कंटेनर है तो ये रहेगा ओपन कंटेनर। अब यहां पर गैस का हमेशा वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है, तो ये गैस इस पूरे कंटेनर में फैली हुई थी, और सपोज ये 300 केल्विन पर इस भरा हुआ था कंटेनर आपका। आप जैसे ही इसको हीट करोगे बेटा, तो हीट करोगे तो 400 केल्विन कर दिया आपने, तो 400 केल्विन करोगे तो गैस तो एक्सपेंड होने लगेगी, लेकिन जगह कहाँ है उसके पास, कंटेनर में जगह नहीं है, तो वो तो बाहर निकल जाएगी। तो बाहर निकल जाएगी, सपोज कुछ गैस यहां से इस कंटेनर से बाहर निकल गई। अब कुछ गैस यहाँ बाहर निकल गई, जो पीछे वाली गैस है वापस वॉल्यूम कंटेनर का ही ले लेगी। वो तो गैस का अमाउंट इस अमाउंट से कम हो गया यहाँ पर, लेकिन उसने कितना स्पेस ले लिया, वही कंटेनर वाला स्पेस ले लिया। तो कंटेनर वाला अगर आप स्पेस लोगे तो आपका चेंज क्या हुआ, देखो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इसमें आपका चेंज क्या हुआ, तो आप अगर ध्यान देंगे ना कि भाई अगर मैं इसी कंटेनर के हिसाब से इसके अंदर सोचूं मैं, तो वॉल्यूम तो जितना पहले था उतना ही है कंटेनर का, वॉल्यूम तो चेंज नहीं हुआ। और दूसरी बात, जो प्रेशर है, क्योंकि ओपन कंटेनर है, प्रेशर जो यहाँ प्रेशर है वो तो उतना ही होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जितना पहले था। तो इस केस में बेटा बहुत सारे बच्चे ये लगाते हैं P1 इज इक्वल टू P2, ये मत लगाना, इसको कभी भी इससे सोल्व मत करना। P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 से सोल्व नहीं करना है। एक्चुअल में क्या है कि टेम्परेचर चेंज हुआ है, टेम्परेचर से इस कंटेनर के अंदर मोल चेंज हो गए। ये N और T का केस है, ये केस जो है आपका N और T का है। तो हम इसको सोल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर आप सोल्व कैसे करोगे, 300 केल्विन है, 400 केल्विन, तो इसके अंदर आप ऐसे सोचोगे कि भाई यहां कितना अमाउंट था, सपोज यहां अमाउंट था N मोल थे पहले, ऐसे केसेस N अमाउंट से सोल्व होते हैं। N अमाउंट मोल थे, यहां अब कितने आ गए N1, और बाहर कितने चले गए सपोज N2। तो ये क्लियर है कि अमाउंट कांस्टेंट रहेगा आपका। N इज इक्वल टू, बाद में ट्रिक भी सिखाऊंगा लास्ट में, डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सोल्व करेंगे, डिराइवेशन भी सोच लो, क्योंकि कई बार इसका एक्सप्रेशन आ जाता है। N इज इक्वल टू N1 प्लस N2, अभी पिछले साल भी आया और इस साल
अरे सर को कौन म्यूट कर रहा है? हेलो मधु मैडम, मधु मैडम, हेलो। n इज इक्वल टू N1 प्लस N2 आ जाएगा, तो n इज इक्वल टू N1 प्लस N2 आ जाएगा, तो n की वैल्यू आप रख दो बेटा। तो n की वैल्यू क्या रखोगे? स्टार्टिंग में जो यहाँ पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, सारे क्वेश्चन यहीं से सोल्व होने हैं। तो n की जगह आप लिखोगे पीवी अपॉन आरटी। अब यहां आ जाओ, N1 प्लस N2, तो पीवी अपॉन आरटी, तो यहां कितना हो जाएगा आपका? ये जो हो जाएगा P, वॉल्यूम तो पहले जितना है, पीवी अपॉन ये भी जो टेम्परेचर है बाद वाला, आर टी डैश, और ये बाहर वाला मोलिक्यूल है। एक्चुअली क्या होगा कि बाहर वाला जो मोलिक्यूल गया है वही तो आपको निकालना है। तो N2 इज इक्वल टू क्या रह जाएगा आपका? N एन माइनस N1। और N2 बाहर गया है, हाउ मच परसेंटेज इसकी निकालनी है, तो परसेंटेज निकालो बेटा, कैलकुलेट कर लो परसेंटेज। तो परसेंटेज, स्केपिंग परसेंटेज निकालोगे तो कितना बाहर गया है N2, स्टार्टिंग में कितना था N, इंटू 100 करोगे आप। तो N2 बाहर कितना गया? N1 अपॉन N इंटू 100 हो गया। तो और आगे सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा इसका आपका? देखो, तो जो परसेंटेज स्केपिंग का है, माइनस N1 अपॉन N इंटू 100। तो यहां क्या करोगे आप? N1 के, देखो N1 का मतलब है आपका ये वाला, यहां टेम्परेचर है T2, और N का मतलब है, और पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, अभी हमने देखा था ये केस जो है N और T का है, तो N इनवर्सली प्रोपोर्शनल T आएगा, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। तो जहां आपका N1 है, N1 जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नेक्स्ट वाले टेम्परेचर का होगा, T2 का होगा, सपोज ये T1 है, तो N1 इनवर्सली प्रोपोर्शनल T2, और N इनवर्सली प्रोपोर्शनल T1। तो जहां पर N1 है वहां पर आपका T आ जाएगा, तो डायरेक्ट सोल्व हो गया आपका, कि अब आप इसको कभी भी क्वेश्चन आए तो सर वॉइस नहीं आ रही। ऐसे लगाओ। पता नहीं क्या चाहते हैं ये, आर एच रिद्धि विधि कौन है ये? सर ये साहिल टहली वाले ने साहिल म्यूट ने करा किया था है ना आपको। ये? तो एक मिनट में करता हूं, अभी आप इनको बोलता हूं बाहर कर दें इसको ही। हाँ अभी आ रहा है बेटा, आवाज आ रही है? अब दिख रहा है ना? हाँ, तो जब यस भी सर। जब ऐसा केस आ जाए, तो आप ऐसा केस आ जाए तो आप डायरेक्ट ये प्रॉब्लम इससे सोल्व करेंगे। डेरिवेशन आ जाए तो इससे निकालेंगे। इसमें दो टाइप के प्रॉब्लम आते हैं आपके। एक तो सीधा ही आता है कि कितना परसेंटेज है, तो अब देखो आप सीधा परसेंटेज, जब भी केस आ जाए आपने बाकी कुछ सोचना ही नहीं है, टेम्परेचर दो दिए हुए, ये वाला केस लगा देना आप, तो डायरेक्ट सोल्व हो जाएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर लो आप, 1 - T1 अपॉन T2 इंटू 100, तो सोल्व करके परसेंटेज निकालो। अभी इस पर एक डेरिवेशन वाला क्वेश्चन देता हूं, फिर मैं आपको एक, सोल्व करो कितना आ रहा है देखो। ये आ जाएगा ना स्केपिंग परसेंट। अब ये स्केपिंग आ जाए तो ये आ जाएगा, और कितना पीछे रह गया तो 100 में से कम कर लेना। तो देखो 1 माइनस 25%। आ गया ना 25, है ना? 25%। तो इसका मतलब 25% स्केप हो गया। तो पूछेगा कितना पीछे रह गया, तो जो आपके पहले बॉक्स में अमाउंट था एयर का, उस एयर को अगर 300 से 400 केल्विन पे आप हीट करोगे तो उसका 25% बाहर चला जाएगा,
और पीछे 75% रह जाएगा उस 100% का। इसी थीम पे बेटा मैं अब आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, देखो ट्राई करो इसको। सपोज ऐसा सैंपल मैंने देखा है, एनटीए वगैरह किसी में मैंने देखा है ऐसे, इस बार के सैंपल में दे रखा है और पहले भी आया हुआ है। सपोज मेरे पास 2 वेसल्स हैं, एक का वॉल्यूम है V और वो नेग्लिजिबल वाली ट्यूब के साथ दूसरे वेसल्स के साथ भी V वॉल्यूम के साथ अटैच है, और इनका टेम्परेचर है पहले दोनों का सेम, T1 टेम्परेचर के ऊपर है ये। अब क्या है, हमने क्या कर दिया, एक वेसल्स का टेम्परेचर चेंज कर दिया, एक वेसल्स का टेम्परेचर इधर वाले का T2 कर दिया, इधर वाला अब भी T1 है। तो फाइनल प्रेशर निकालना है। फाइनल प्रेशर का एक्सप्रेशन क्या आएगा, ऊपर वाला जो कॉन्सेप्ट दिया था वो यूज करो बेटा, P फाइनल। P फाइनल को सपोज हम P2 लिख देते हैं। ये कंडीशन है, यहां एयर एयर भरी हुई है और T1 से हमने इसको ओपन करके, पहले ये सपोज यहाँ एयर भरी हुई है, ये हमने ओपन कर दिया तो एयर कुछ इधर भी चली गई, अब एयर दोनों जगह आ गई, और अब हमें फाइनल प्रेशर निकालना है, एक्सप्रेशन निकालना है फाइनल प्रेशर का। इसको ओपन ही करो, पहले भी ओपन करो और बाद में ही ओपन करना है, टेम्परेचर चेंज करना है सिर्फ। तो देखो बेटा ऐसे केस में मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बिल्कुल थीम वही रखना जो अभी पहले वाली की। जरा सोचो, देखो जो भी गैस है यहां पर इन दोनों वेसल्स के अंदर वो गैस आपकी रखी हुई है, जो भी गैस है ये ओपन कर रखा है हमने, तो जो भी गैस है दोनों के अंदर हमने गैस रखी हुई है। तो एक तो क्लियर है कि अमाउंट जितना इधर रहेगा एन इनिशियल, ये अमाउंट इन दोनों में डिवाइड है यहां पर। शाबाश बेटा शाबाश, इसीलिए तुम्हारे पेरेंट्स पैसे लगा रहे हैं तुम पे, मुंडा पंजाबी पंजाबी करने के लिए। एन इनिशियल इज इक्वल टू N1 प्लस N2 आ गया ये। अब आपका अमाउंट जितना नंबर ऑफ मोल्स इधर है, तो मोल्स जो इधर और इधर रहेंगे वो इसके सम के बराबर रहेंगे। तो हम ये तो कह सकते हैं ना, एन इनिशियल इज इक्वल टू अमाउंट इस वाले बल्ब में और अमाउंट इस वाले बल्ब में। बस ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आपका सारा क्वेश्चन शॉर्ट आउट हो जाएगा। अब फार्मूला रख दो, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाना है आपने, तो एन है, पीवी इज इक्वल टू क्या होता है एनआरटी, तो पी अभी जो ऊपर बताया था मैं, तो एन की वैल्यू पहले वाले में क्या आएगी, पहले का इनिशियल प्रेशर जो भी है पी इनिशियल, और वी इनिशियल कितना है, वी ये और वी ये 2v अपॉन आर, पहले वाला टेम्परेचर T1। इधर लाओ फिर देखो, इधर प्रेशर, अब नया प्रेशर सपोज P हो गया है फाइनल, P फाइनल, इधर वाले का वॉल्यूम तो V है, तो PV अपॉन आर T1 हो गया, प्लस इधर वाला प्रेशर तो दोनों का सेम हो गया अब तो ये भी फाइनल प्रेशर PF ही होगा, और वॉल्यूम भी इधर वाले का भी V था, और ये टेम्परेचर चेंज हो गया RT2। तो क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो R कैंसिल हो गया आपका, R कैंसिल हो गया और V कैंसिल हो गया कॉमन लेकर के। क्या आ जाएगा, 2P फाइनल 1/T1 प्लस 1/T2 आ गया। तो 2PI अपॉन T इनिशियल, P फाइनल, तो ये कितना हो गया, ऊपर T1 प्लस T2 और नीचे आ गया T1 और T2, तो T1 भी कैंसिल हो गया देखो इधर से इधर, तो फाइनल प्रेशर कितना आ गया आपके पास, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। तो ऐसे प्रॉब्लम जो है बड़े कॉमन प्रॉब्लम है, या तो आपको फिजिक्स केटीजी वाले में मिल जाएगा या अपनी केमिस्ट्री वाली क्लास में मिल जाएगा। 2P जो भी इनिशियल या 1 ले रहे हो आप, और T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। और इवन आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो कई बार सीधे से क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाता है, तो सीधा टिक करना होता है कि ये तो किया हुआ है हमने, पहले प्रैक्टिस की थी, 2P1 T2 था, T1 प्लस T2 था। क्लियर है बेटा, किसी को डाउट तो नहीं यहां तक?
तो यहां मैंने आपको कुछ सैंपल प्रॉब्लम दिए हैं कि भाई इस टाइप का प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा प्रॉब्लम किस टाइप का आता है आपके पास, जो आता है भाई डेविएशन से रिलेटेड, भाई बिहेव आइडियल है या डेविएशन हो रहा है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाएं, आइडियल बिहेव से डेविएशन की बात करता हो, तो आप हमेशा वेंडर वाल इक्वेशन लगाएंगे, p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। इफ n इज इक्वल टू 1 मोल, अगर आपने n इज इक्वल टू 1 मोल ले लिया तो फिर क्या आ जाएगा, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी से ही सोल्व करना है। आपकी सॉल्यूशन जब भी आप इस तरह का प्रॉब्लम देखो तो आपका सॉल्यूशन यहीं से मिलेगा आपको। यहां से कैसे मिलेगा, कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं, देखो कंडीशन गिवन होगी, आपको कैसे सोल्व करना है मैं कुछ बता देता हूं आपको। जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आए तो कुछ केस दिए होंगे, जैसे केस दिया होगा आपको लो प्रेशर पर, यहां पर डेविएशन होगा नहीं होगा, गैस का बिहेव कैसा होगा। जैसे केस 3 टाइप के केसेस वो डिस्कस करता है। केस फर्स्ट लो प्रेशर, केस सेकंड हाई प्रेशर, फिर केस थर्ड अभी बताऊंगा कि 2 कंडीशन मिला देगा, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। तो जब भी ऐसा केस आए बेटा, तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ध्यान रखना है, और इस इक्वेशन में जो लो प्रेशर और वॉल्यूम से सोल्व करना, आप जो लो हो उससे सोल्व नहीं करना, जो हाई होगा उस चीज से सोल्व करना है। कैसे, सपोज मैं एक हिंट देता हूं आपको कि सपोज लो प्रेशर आ गया, अब आप इधर आ जाओ, P प्लस 1 मोल के लिए लिख लिया ए अपॉन वी स्क्वायर v माइनस वी इज इक्वल टू आर टी। आपको उसने प्रेशर लो बोला है, तो प्रेशर लो है तो आप हाई वाला चीज उठाओ, तो वॉल्यूम क्या होगा, क्योंकि डोमिनेंट जो चीज होती है जो हाई वाली होती है, तो हाई वॉल्यूम। अब हाई वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वाली साइड चले जाओ, देखो ये वॉल्यूम वाली साइड है, ये चीज हाई होगी, ये चीज हाई होगी, तो इसके साइड वाली नेग्लिजिबल कर दो, आपका शॉर्ट आउट हो जाएगा। हमेशा आपको प्रेशर और वॉल्यूम से सोल्व करना है। मधु मैडम, हेलो मधु मैडम, हेलो मधु मैडम, सुन रहे हो मुझे आप, हेलो हेलो हाँ मधु हेलो। मैडम, हाँ सर, सही इसका नाम क्या है ये पता नहीं चल रहा। मैम साहिल डेली है। कोई बता सकता है कौन है ये? साहिल डेली। सॉरी, साहिल, ओके ओके। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर कंटिन्यू कीजिए आप क्लास। हाँ देखो, जब भी आपके पास ऐसा केस आ जाए तो आपने जो प्रेशर और वॉल्यूम में हाई कंडीशन है वो देख करके सोल्व करना है। जैसे मान लो प्रेशर आपका लो है, तो हाई चीज क्या हो जाएगी, वॉल्यूम, उस वॉल्यूम वाली साइड आ जाओ, वॉल्यूम वाली साइड आ जाओ, और वॉल्यूम हाई है तो उसका काउंटर पार्ट जो होगा वो नेग्लिजिबल कर दो, तो बाकी क्या बच जाएगा, देखो P प्लस, और ऐसी ही थीम का बेटा क्वेश्चन आना है आपका, तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी इज इक्वल टू आर टी। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, पी वी प्लस ए अपॉन वी इज इक्वल टू आर टी। अब आर टी को इधर ले आओ, या ये कह दो कि पूरे को आर टी से आप डिवाइड कर दो, तो पी वी को पूरे से अगर मैं आर टी से डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा पी वी अपॉन आर टी, ये हो जाएगा ए अपॉन आर टी वी, और इज इक्वल टू 1। और पीवी अपॉन आर टी जो होता है वही डेविएशन बताता है, उसको जेड बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर बोलते हैं। तो जेड इज इक्वल प्लस ए अपॉन
एक तो क्या क्वेश्चन आएगा कि सीधा ये वैल्यू पूछेगा बेटा कि z का वैल्यू कितना आएगा, तो z का वैल्यू आ गया आपके पास। देखो जब लो प्रेशर होगा तो z का वैल्यू आएगा 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी, 1 माइनस ए अपॉन आर टी वी। मतलब क्लियर कट बात है कि z 1 से लेस है बेटा, और जब z 1 से लेस होता है तो अट्रैक्शन डोमिनेंट होते हैं, अट्रैक्शन डोमिनेंट होते हैं। यू नो कि z की वैल्यू 1 होती है, जब z का वैल्यू 1 होता है तभी आइडियल बिहेवियर होता है। और ऐसा एज्यूम किया गया है कि जब z 1 होता है तो ना अट्रैक्शन होते हैं ना रिपल्सन होते हैं, ना अट्रैक्शन होंगे ना रिपल्सन होंगे। तो यहां पर z लेस देन 1 होगा तो अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा, अट्रैक्शन डोमिनेंट होगा तो गैस के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो लिक्विफिकेशन की तरफ जाएंगे, तो डेविएशन तो हो ही गया, गैस लिक्विड की तरफ कन्वर्ट होने जा रही है तो डेविएशन हो गया। तो जब भी आपको जो भी कंडीशन दिया जाए उसमें आपने यही देखना है कि प्रेशर और वॉल्यूम में हाई क्या चीज है, और जो हाई चीज आ जाएगी उसके काउंटर पार्ट को आपने नेग्लिजिबल कर देना है, फिर z की वैल्यू निकाल लेनी है। तो z की वैल्यू भी आ जाएगी और लेस या ग्रेटर का भी पता लग जाएगा और किस तरफ डेविएशन हो रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है डेविएशन हो गया, z एक 1 नहीं आया तो डेविएशन हो गया, लेकिन डेविएशन टुवार्ड लिक्विफिकेशन, डेविएशन टुवार्ड लिक्विफिकेशन हो गया। तो दो चीजें हो सकती है ना, जब किसी गैस में नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन तब वो आइडियल है, अट्रैक्शन बढ़ने लग जाएंगे तो लिक्विड की तरफ डेविएशन होगा, रिपल्सन बढ़ने लग जाएंगे तो गैस जो होगी रियलिटी की तरफ बढ़ने लग जाएगी, आइडियलिटी से रियलिटी, गैस ही रहेगी लेकिन उसमें रिपल्सिव मोड, मतलब उसका लिक्विफिकेशन आप इजिली नहीं कर पाओगे। सपोज इसी केस को बेटा सोल्व करो, अगर मैं ये दे देता हूं हाई प्रेशर, जरा ट्राई करो इसको। वो ए क्या है? ए वैन डर वाल कांस्टेंट, ए एंड बी जो होते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन होती है ना ए एंड बी, तो ए एंड बी वैन डर वाल कांस्टेंट, ए अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए होता है, बी रिपल्सिव फोर्सेस के लिए। जरा सेकंड सोल्व करो बेटा, हाई प्रेशर में z की वैल्यू निकालो और उसको फिर प्रैक्टिकली सोचो कि वो क्या कहना चाहता है, हाई प्रेशर पर गैसेस डेविएट होंगी या नहीं होंगी, कैलकुलेट करो, z का वैल्यू देखो कितना आता है। देखो सोल्व करना है, एग्जाम में आए कुछ नहीं सोचना, बस इस चीज को ध्यान रखना, यही चीजें मैं इस जो लास्ट आपके रिवीजन क्लासेस है उसमें सिखा रहा हूं कि आपने आंसर कैसे निकालना है। सपोज उसने हाई प्रेशर पर कंडीशन पूछ ली तो आप तो पहले तो वैन डर वाल इक्वेशन लिखो, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, ये याद होनी चाहिए अच्छी तरीके से, V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी 1 मोल के लिए। अब उसने प्रेशर हाई है तो डायरेक्ट प्रेशर से ही सोल्व कर लो ना, ये हाई हो गया, ये चीज हाई होगी तो इसका काउंटर पार्ट P माइनस पी बी इज इक्वल टू आर टी को इधर ले आओ, पी वी अपॉन आर टी माइनस पी बी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 हो गया, और पी वी अपॉन आर टी को तो z बोलते हो। अब की बार z देखो कितना आ गया, z इज इक्वल टू 1 प्लस पी बी, अब b आ गया वैन डर वाल कांस्टेंट b, पी बी अपॉन आर टी। इसका मतलब z में 1 में कुछ ऐड कर रहा हूं तो z ग्रेटर देन 1 हो गया, तो फिर डेविएशन हो गया, लेकिन अब की बार डेविएशन जो होगा वो रिपल्सिव मोड की तरफ होगा, अब की बार रिपल्सन फोर्सेस डोमिनेंट होंगे, रिपल्सन फोर्सेस आर डोमिनेंट। तो डेविएशन लो प्रेशर पे भी होता है, हाई प्रेशर पे भी होता है। तो लो प्रेशर पर भी गैसेस डेविएट होती हैं, हाई प्रेशर, लेकिन हाई प्रेशर पर किस साइड में होती हैं ये देख रहे हो आप, एक्सप्लेन कर दिया पूरा। तो हाई प्रेशर पर जो होती हैं डेविएशन टुवार्ड पढ़ाना आता है नहीं पता हो रहा है, रिपल्सिव फोर्स, डेविएशन टुवार्ड रिपल्सिव फोर्स की तरफ हो गया, रिपल्सिव फोर्सेस की तरफ अब की बार चले जाएंगे, यानी कि गैसेस, ये किसके लिए एप्लीकेबल होगा, ये देखो जिनके मॉलिक्यूल में अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होते, रियल गैसेस जो मतलब हमेशा रिपल्सिव फॉर्म में रहते हैं, जो सबसे छोटी गैसेस होती हैं, स्मॉलेस्ट गैसेस होती हैं। तो स्मॉलेस्ट गैसेस कौन सी होती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम, इसलिए उनका लिक्विफिकेशन बहुत डिफिकल्ट होता है, उनको लिक्विड में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। अब सपोज मैं आपको केस दे देता हूं, थर्ड एग्जाम में ऐसा केस आएगा, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ये काफी पूछा जाता है ये वाला पॉइंट, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर हो गया तो P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर,
स्टार्ट तो वहीं से लेना है सारा। V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। अब लो प्रेशर है तो लो प्रेशर का मतलब अभी हमने सोल्व किया था, हमें तो वॉल्यूम से करना पड़ेगा। प्रेशर लो तो वॉल्यूम हाई तो ये चीज हाई हो गई, तो ये वाला काउंटर पार्ट छोड़ दो, वेंडरवाल कांस्टेंट। हाई टेम्परेचर होगा तो जब भी टेम्परेचर हाई होंगे तो अट्रैक्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल होंगे। अट्रैक्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल। अगर अट्रैक्शन फोर्सेस नेग्लिजिबल है तो ए नेग्लिजिबल हो गया, इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस का मतलब ए वाला पार्ट, तो ये भी नेग्लिजिबल हो गया। तो रह क्या गया हमारे पास, पीवी इज इक्वल टू आर टी। इसका मतलब इस कंडीशन पर लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर पीवी अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 का मतलब ये इसकी मतलब z होता है, z इज इक्वल टू 1, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 आ गया, और z इज इक्वल टू 1 आ जाएगा तो आइडियल बिहेव हो गया। बिकॉज 1 है, ना वेंडरवाल कांस्टेंट ए आ रहा है ना बी आ रहा है, इसका मतलब नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन। वही तो आइडियलिटी होती है किसी गैसेस की, जब अट्रैक्शन और रिपल्सन काम नहीं करते, नो अट्रैक्शन नो रिपल्सन, तब उसका बिहेव आइडियल हो जाएगा। z की वैल्यू 1 कर देंगे। और दो गैसेस का कोई सा भी प्रेशर हो, जैसे अभी मैंने बताया आपको, जो दो गैसेस हैं, ये यहां पर जो अभी बताया था मैंने, हाइड्रोजन एंड हीलियम, फॉर हाइड्रोजन एंड हीलियम attractive forces are negligible always at any pressure। इस गैस, इन दो गैसेस के लिए कोई सा भी प्रेशर एग्जामिनर दे दे तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस नेग्लिजिबल होगा, तो यही केस तो चलेगा सारा। तो ये सारा आएगा तो z की वैल्यू यही वाला फार्मूला यूज करना है, तो ये सब यही आएगा। तो ये 4 केसेस होते हैं बेटा जो आपसे पूछे जाते हैं। इन 4 केसेस के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है अगर आपकी रियलिटी के अंदर आ गया। तो देखो स्टेट्स ऑफ मैटर में 2 टाइप की प्रॉब्लम, एक तो आपको पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से आएंगे, और दूसरा जो आएंगे वेंडरवाल इक्वेशन से आएंगे। तीसरा जो पार्ट है उसमें 2 पॉसिबिलिटी आती हैं, एक आपके आते हैं ग्राहम्स लॉ से। ग्राहम्स लॉ में डिफ्यूजन ऑफ रेट जो होता है किसी भी गैस का, तो R1 अपॉन, आप बस इस फार्मूले पर रहना, R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 M2 अपॉन M1। M की जगह वेपर डेंसिटी भी यूज की जा सकती है। R1 अपॉन R2, एक चीज ये कर रहा हूं, ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर वो प्रेशर भी कांस्टेंट कर दे तो P1 और P2 को आप कैंसिल आउट कर देना। तो जब भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम आए तो इस तरीके से सोल्व करना है। और R जो है रेट है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है R। डिफ्यूजन ऑफ गैस, तो R इज इक्वल टू कितना, वॉल्यूम कितने टाइम में, कितने मोल कितने टाइम में, कितना डिस्टेंस कितने टाइम में पास कर रहा है, उस सबको रेट बोलते हैं। गैस कितना वॉल्यूम पास कर रही है एक जगह से, या कितने मोल कर रही है, कितना जो है लेंथ डिस्टेंस कर रही है। सपोज मैं ये प्रॉब्लम देता हूं सर एम हाँ, मोलर m यहाँ मास पर मोलर मास या वेपर डेंसिटी भी यूज कर सकते हो उसकी जगह, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसी भी गैस का मोलर मास। तो इस पर बेटा थोड़ा ट्राई करो, देखो आपको क्वेश्चन की समझ आए। इसमें छोटी बड़ी कैलकुलेशन होती है, बस मल्टीप्लाई डिवाइड में प्रॉब्लम आ जाता है बच्चे को, और कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि ऑप्शन सारे ही होते हैं। इजी सा क्वेश्चन होता है लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। M1 कहीं ऊपर आ रहा है कहीं नीचे आ रहा है, तो इसलिए गलत हो जाता है। तो 2-3 तरह के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको, तो जैसे ऐसे सोल्व करो। इफ 50 milliliter of H2 gas diffused in 5 seconds, then how much time taken by helium to diffuse same volume under similar condition। अंडर सिमिलर कंडीशन बनाओ बेटा, जल्दी से आंसर दो इसका। बिल्कुल सिंपल प्रॉब्लम है ये।
रिस्पॉन्स करो बेटा, इसका आंसर रिस्पॉन्स करो। हाँ कितना आ रहा है बेटा, थोड़ा क्लियर बोलो। सर 25 सेकेंड। और कोई बेटा? ये 25 सेकेंड आंसर आया है किसी का। देखो तो सिंपल है ना, R1 अपॉन R2 वो कह रहा है P1, आपने ये याद रखना है P1 P2 और डाल दिया, वैसे सीधा याद करते हो ना M2 अपॉन M1। उसका रीजन है अभी बताऊंगा, थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया लेवल तब प्रॉब्लम आ जाती है, तो इसलिए P मैंने लगा दिया है। अंडर सिमिलर कंडीशन कह रहा है R1 तो V1 अपॉन T1, V2 अपॉन T2, P1 अपॉन P2 और M2 अपॉन M1। चलो भाई हो गया, कोई बात नहीं, फार्मूला जिसमें से V1 इज इक्वल टू V2 है, क्योंकि वॉल्यूम तो सेम बोल रहा है वो, कैंसिल आउट। अंडर सिमिलर कंडीशन प्रेशर भी कैंसिल आउट, तो रह क्या गया मेरे पास, रह तो ये गया ना T2 अपॉन T1 अंडर रूट M2 अपॉन M1, बस अब हो गया शॉर्ट आउट। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम था भाई, T2 निकालना था आपको, T1 दे रखा था 5 सेकेंड, इधर आपने किया था M2 दूसरे, पहले वाली गैस हाइड्रोजन है, दूसरी हीलियम, तो हीलियम है तो हीलियम का मोलर मास 4 होता है और हाइड्रोजन का 2 होता है। तो देखो मैंने यही बोला था कि यह कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स आ सकती हैं। तो T2 कितना आ गया मेरे पास, 5 अंडर रूट 2 सेकेंड, 5 अंडर रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है 1.4, अप्रोक्सीमेट 1.4 है, तो 5 इंटू 1.4 कर दो। तो ऐसा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होगा एग्जाम में, एक बात ध्यान रखना आप, ऐसा प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं होगा, लेकिन कैलकुलेशन है तो आप हो सकता है जब मल्टीप्लाई कर रहे हो डिवाइड कर दो, या ऊपर चीज नीचे रख दो या नीचे की ऊपर रख दो, ये मिस्टेक आती है ज्यादातर बच्चों को, और इस तरह का प्रॉब्लम जनरली आता है। देखो इसी प्रॉब्लम को थोड़ा सा मैं अदर फॉर्म में कर रहा हूं। सपोज मेरे पास ये एक ग्लास ट्यूब है, यहां से मैंने NH3 गैस को ओपन किया, इधर पास किया, और सेम उसी टाइम यहां से मैंने HCl को पास किया। अब HCl को पास कर दिया और जहां पर ये मिले, जिस टाइम पे ये मिल गए, वहां पर सपोज व्हाइट क्लाउड बन गए, बिकॉज NH3 जो होगा HCl से रिएक्ट करेगा, HCl से रिएक्ट करेगा तो NH4Cl बनाएगा, तो ये यहां पर मिक्स होकर के ये बना दिया इसने। तो ये मुझे डिस्टेंस निकालनी है कि किस डिस्टेंस पर ये हुआ है। अगर टोटल डिस्टेंस मेरे पास 10 सेंटीमीटर है और इसका प्रेशर जो है वो आपका है प्रेशर, इसका प्रेशर जो है 1 atm है, यहां का प्रेशर, और यहां का प्रेशर 2 atm है। अब मैंने ये प्रॉब्लम दे दिया, तो सपोज आप कैसे सोल्व करोगे इसको, करोगे, ट्राई करोगे भाई, क्या निकाल सकते हो कि कितने, ऐसा क्वेश्चन आता है NCERT वगैरह में भी दे रखे हैं ऐसे प्रॉब्लम। तो देखो बेटा आपने करना क्या है, आपको ये लग रहा है कि ये गैस इधर आ रही है तो डिफ्यूज ही तो हो रही है, ये भी इधर आ रही है डिफ्यूज हो रही है, ये हाँ ये मिल जाएगी, तो इसका मतलब दो गैसेज में एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, और फार्मूला आपको आता है R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू, अब देखो P1 P2 काम आ गया ना, अगर दोनों जगह प्रेशर सेम होता तो देन तो P कट जाते, लेकिन अब नहीं कटेंगे। देखो P1 अपॉन P2 अंडर रूट M2 अपॉन M1, और रेट क्या होगा, अब डिस्टेंस कवर कर रहा है तो सपोज L1 अपॉन L2 ले लो, डिस्टेंस कवर कर लो, तो P1 अपॉन P2, और सारा कुछ क्या है फार्मूले की, अगर फार्मूला भी सोल्व हो जाता है बेटा, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी दिमाग से करनी पड़ती है कि हम जल्दी कैसे सोल्व करें। चलो कर तो सारे ही लेंगे, सपोज हमने ले लिया ये x सेंटीमीटर है, तो बाकी जो बच गया ये 10 माइनस एक्स है, तो L1 कितना लिया आपने x, ये कितना रह गया 10 माइनस एक्स। P1 प्रेशर, इधर वाला प्रेशर 2 atm है, इधर वाला 1 है, अंडर M1 नाइट्रोजन देखो NH3 4 और 3 17 है, और इधर देखोगे 35 और 1 36.5 आ गया। तो अब क्या है कैलकुलेशन में, देखो अंडर रूट हटाओगे तो इन सब के स्क्वायर आ जाएंगे, जैसे ही स्क्वायर आ गया तो क्वाड्रेटिक में फंस जाओगे। अगर ऐसा बच्चे ने कर लिया
तो प्रॉब्लम आ जाएगी, वहां पर बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो कोशिश ये करो कि अंडर रूट यहीं का यहीं सोल्व हो जाए, तो अप्रोक्सीमेट आ जाएगा आंसर ज्यादा से ज्यादा। तो यही सोल्व करोगे तो 17 2 जा 34, अप्रोक्सीमेट 2 पे जा रहा है और 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। अंडर रूट 2 की वैल्यू आपको पता है 1.4 है, उससे थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा ले लो तो क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएगा आपका। 10 माइनस एक्स 2, अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.4 होती है, आप 1.5 ले लो। अब सोल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये आप सोल्व कर सकते हो। x इज इक्वल टू 30 माइनस 3x, तो 3x इधर चला गया, 4x, तो x इज इक्वल टू 7.5। तो 7.5 सेंटीमीटर पर अमोनिया से ये वाली कंडीशन आ जाएगी आपकी, तो ऐसा बन जाएगा आपका। तो मैंने बताया था कि इस तरह की प्रॉब्लम में आपको, जब मैंने बोला कि ग्राम्स लॉ पर क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें पहला तो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, सिर्फ कैलकुलेशन ध्यान से करना। दूसरा थोड़ा लेवल इंक्रीज कर देगा जैसे ऐसे, और एक और कंसेप्चुअल बना दिया उसने क्वेश्चन, और चीजें पूछ ली, कुछ और मेंशन कर दिया, थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया, कहने का मतलब ऐसे कर दिया उसने। इफ इक्वल मास ऑफ हाइड्रोजन एंड helium is taken under similar condition, then similar condition of temperature, then calculate the ratio of their rate of diffusion। अगर बेटा ये क्वेश्चन आ जाए जहां पर ये वर्ड देख लेना, इक्वल मास लिख दिया हाइड्रोजन हीलियम, तो अब इसका मतलब इजी नहीं रहा प्रॉब्लम। इसने गैसेस की अंदर की कंडीशन में अमाउंट बता दिए हैं। जहां भी ऐसा केस देख लो तो फिर आप, अभी मैं बता देता हूं कि फिर कर लोगे, तैयार कर लोगे मटेरियल, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल मास का मतलब ये है कि मोल इक्वल नहीं है। जैसे m ग्राम हमारे पास H2 है और इधर m ग्राम हीलियम है, तो मोल तो अलग अलग हो जाएंगे ना। इसके मोल कितने आएंगे m/2, इसके मोल आएंगे m/4। मोल अलग अलग होंगे तो दोनों का प्रेशर अलग अलग पड़ेगा, प्रेशर अलग अलग होगा तो क्वेश्चन सारा ही चेंज हो गया। तो अब जो आप रेट निकालोगे तो स्टार्ट तो उसी फंडामेंटल पॉइंट से होगा। R1/R2 इज इक्वल टू P1/P2 अंडर रूट M2/M1। बट यहां पर प्रेशर अब सेम नहीं रहेंगे क्योंकि मास सेम है, तो मोल अलग है, और प्रेशर जो है PV इज इक्वल टू nRT। प्रेशर जो होता है वो नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब प्रेशर की जगह दोनों के मोल लिख दोगे तो नया फार्मूला डिराइव होगा। आप देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यहां पर इक्वल मास देख लो स्टार्टिंग में, तो समझ जाना कि प्रॉब्लम सीधा सीधा प्रॉब्लम नहीं है। तो R1/R2, प्रेशर की जगह क्या लिखोगे, प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो N1/N2 और M2/M1। अब देखो R1/R2 लिखोगे तो नंबर ऑफ मोल भी क्या होता है, मास मतलब वेट, W1/M1। इधर आ जाएगा W2 देखो सारा कुछ चेंज हो गया, फार्मूला ही जो बेसिक फार्मूला था उससे सब कुछ चेंज आ गया, M2/M1। तो R1/R2 इज इक्वल टू वेट W1/W2। जहां मास आ जाए, मास की इंफॉर्मेशन आ जाए स्टार्टिंग, इक्वल हो, 1:2 हो, 1:4 हो, तो ये फार्मूला यूज करोगे, W1/W2। इधर देखो, इधर क्या हो जाएगा, इंटू M2/M1 का पावर 1। इधर देखो क्या आ गया, M2/M1 का पावर हाफ। तो ये पावर ऐड कर दो। अब ये फार्मूला याद कर लो आप, बाद में आप फाइनली, मतलब ये डिराइव भी फार्मूला, डेरिवेशन भी पूछ सकता है कौन सा करेक्ट होगा। तो ये क्या फार्मूला आ जाएगा, M2/M1, 1 इधर और हाफ इधर, तो 3/2, मतलब इससे शॉर्ट आउट होगा ये, M2/M1 3/2। अब निकालना है तो आप सोल्व कर लो इस प्रॉब्लम को। तो दे रखा है अब आपको, जो चीजें सारी पता है आपको, R1/R2, वेट 1, ये भी M दे रखा है, ये भी M दे रखा है।
M2 सपोज हीलियम को ले रहे हो 4 अपॉन M1 हाइड्रोजन को ले रहे हो 2, इधर फिर आ जाओ M2 फिर 4/2, ये कैंसिल ये कैंसिल, तो 2√2 आ गया, रेट का रेशियो 2√2 आ गया। तो इस टाइप से बेटा ये प्रॉब्लम्स जो है आपके जो है पूछे जाते हैं इनसे, डिफ्यूजन से। हाँ, एक और मैं बात कहूंगा कि एक पार्ट और पूछा जा सकता है। देखो एक जो है ये इस पर क्वेश्चन आता है कि 3 टाइप की जो स्पीड्स होती हैं, स्पीड ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, ये भी काफी रिपीटिंग क्वेश्चन है। तो 3 टाइप की स्पीड होती है, URMS, U एवरेज और UMPS। तो आप MPS सबसे छोटी होती है तो सबसे पहले लिख लो UMPS, U एवरेज, URMS। ये जैसा नाम एवरेज तो दोनों के बीच में ही आएगी ये। तो UMPS जो होती है वो √3RT/m 2RT/m छोटी वाली सबसे। U एवरेज होती है 8RT/m, और ये जो URMS होती है ये आपकी आती है, याद ही होगा आप लोगों को, 3RT/m। तो इसका रेशियो पूछ लेता है कई बार वो, इन तीनों का क्या रेशियो आता है। तो 1, और ये 1 पार्ट होगा तो ये 1.128। अब आगे जाओगे तो 1 फर्स्ट नंबर को डबल कर देना, इस लास्ट नंबर को हाफ कर देना, 1 पॉइंट, ये कितना आया था, ये मैंने क्या लिखा था 1 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट, ये क्या किया इसका डबल 2, बीच वाला वैसा ही 8 का हाफ, 2 to 4। तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, वहां जाकर के हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि भी 8 पाई के बीच कितना आएगा या ऐसे कितना आएगा। तो ये जो इसके रेशियो रहते हैं, ये रेशियो आपने निकाल के देखना है, ये निकाल के देख लेना, क्योंकि मैं तो डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो आप निकाल के देख लेना कैलकुलेशन में कितना आता है। तो ये पार्ट जो आता है बेटा, ये इसमें गैसियस स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर आता है। और दूसरा पार्ट जो इसका आता है वो हम आज जो बात करेंगे वो सॉलिड स्टेट की करेंगे। सॉलिड स्टेट में अगर मैं आपको समरी बताऊं तो आपने हमेशा ध्यान रखना है कि पार्टिकल जो होते हैं वो क्यूब पर आपने ध्यान रखना है, ज्यादातर क्यूब के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, क्यूबिक यूनिट सेल पर आते हैं। तो क्यूब के जो पार्ट होते हैं वो होता है कॉर्नर, और पता ही होगा, मैं थोड़ा सा वो बता के फिर थोड़ा आगे की चीज बता दूंगा, फेस सेंटर, कॉर्नर, फेस सेंटर, एज सेंटर, बॉडी सेंटर, इन जगह पे आप पार्टिकल देखते हो जब रखते हो पैकिंग करते हो। और कॉर्नर जो होते हैं वो हमेशा ध्यान रखना 8 है कॉर्नर, फेस 6 है, एज 12 है, बॉडी सेंटर 1 होता है। जो शेयरिंग पार्ट होता है अगर क्यूब है तो कॉर्नर का होगा हमेशा 1/8, तो 8 इंटू करोगे 1/8 शेयरिंग पार्ट। फेस सेंटर का होगा 1/2, पता ही होगा भाई, 12th में पढ़ा होगा, फिर ड्रॉप में पढ़ा है, कोई बड़ी चीज नहीं है, 1/4, और ये किसी से शेयर नहीं होता। मैं जो पॉइंट बताने जा रहा हूं कि आपने शेयरिंग जब भी करनी है, मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो ये कि प्रॉब्लम ऐसा आ जाए तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, मैं उस पर बात करूंगा आपके साथ। एक चीज और है यहाँ पर कि वॉइड की बारे में बात करता है वो, तो वॉइड हमेशा ध्यान रखना आपके पास CCP या FCC यूनिट सेल हो। CCP और FCC एक ही बात है। CCP और FCC जब कंप्लीट हो जाता है, पैकिंग कंप्लीट हो जाती है, आफ्टर कंप्लीट पैकिंग, इनका पैकिंग कंप्लीट हो जाता है, देन हमारे पास जो इसके अंदर 2 टाइप के वॉइड बनते हैं, CCP और FCC में। मतलब CCP FCC का मतलब ABC वाला पैटर्न, ABC 3 टाइप की लेयर एक दूसरे के ऊपर जो आती हैं, तब इसमें वॉइड बनते हैं। तो CCP में इफेक्टिव पार्टिकल 4 आता है, तो जितने स्मॉल वॉइड जो होते हैं वो टेट्राहेड्रल होते हैं, स्मॉल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड, और लार्ज वॉइड जो होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं। दोनों टाइप बनेंगे, दोनों ही टाइप के वॉइड बनते हैं। जो टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं स्मॉल हैं तो ज्यादा बनेंगे, तो इसका डबल बनते हैं 2 × Z, और बड़े वाले कम बनते हैं, जितना ये होते हैं उतना ही बनते हैं। तो अगर हमारी पैकिंग बिल्कुल कंप्लीट हो तो इफेक्टिव पार्टिकल 4 आएगा, तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 बन जाएंगे,
और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 ही रहेंगे। बट ये सिंपल क्यूबिक में नहीं होता बेटा, ये टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल सिंपल क्यूबिक या बीसीसी में नहीं आते ये वॉइड आते किस में, सीसीपी एफसीसी में, या आपके सिलेबस में थोड़ा बहुत मेंशन है एचसीपी वाली यूनिट सेल उसमें आते हैं, जिसका पैटर्न होता है एबी। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब कभी भी जिसका पैकिंग फ्रैक्शन सेम होगा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी सेम होगा, या ये कहूं कि जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होगा उसका पैकिंग फ्रैक्शन भी सेम होगा, तो दोनों का ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, चाहे सीसीपी हो चाहे एचसीपी। कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है तो पैकिंग फ्रैक्शन भी दोनों का सेम ही आएगा, 74% जो आता है आपका दोनों का सेम ही रहेगा। तो आपने वो तो एचसीपी में इफेक्टिव पार्टिकल जो जेड है, एच से ही देख रहे हो, एच का मतलब हेक्सा होता है, तो इसमें जेड की वैल्यू 6 आती है। इवन अब जो आपको ज्यादा आपका फोकस इस पे रखना है क्योंकि सारी प्रॉब्लम आपकी इस पर आती है, ज्यादातर मैंने देखी है जितनी प्रॉब्लम इस पर, लेकिन इसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि एचसीपी में हेक्सा है तो इफेक्टिव पार्टिकल 6 आएंगे, तो इसमें जो होंगे वो टेट्राहेड्रल वॉइड 12 हो जाएंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड, टीवी का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड 12, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होंगे। जितना पार्टिकल उतना ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड, किसमें, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 हो, पैकिंग फ्रैक्शन 74 हो, उनके लिए एप्लीकेबल है ये। तो और ये जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनते हैं ये आपके बनते हैं एज सेंटर पर। इसकी बात करते हैं, इसको छोड़ो। जब कभी भी आप देखोगे तो जो आपके ये वाले वॉइड बनेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये हमेशा एज सेंटर, एज सेंटर पे बनेंगे और बॉडी सेंटर पे। और जो स्मॉल हैं टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, वो जब भी बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड, वो कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस अलोंग बॉडी डायगोनल, अलोंग बॉडी डायगोनल फ्रॉम 1/4 डिस्टेंस from 1/4 distance या 1/4 distance from corner। लेकिन बनेंगे कब, जब आपका पहले सीसीपी या एफसीसी बन जाएगा, उसके बाद की बात है। सपोज मैं ये बोल दूं आपको, जैसे आपने NaCl का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, NaCl का स्ट्रक्चर, तो इसमें क्या बोलेगा वो कि Cl जो नेगेटिव है इसका सीसीपी अरेंजमेंट है, तो पहले लार्ज पार्टिकल है उसका अरेंजमेंट होने दो। सीसीपी का मतलब क्या है, अरेंजमेंट का मतलब होता है कॉर्नर पे पार्टिकल जाएंगे, कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे जाएंगे। तो कॉर्नर कितने होंगे, क्लोराइड की बात कर रहे हैं हम, देखो कॉर्नर 8 होते हैं, इसका शेयरिंग पार्ट है 1/8 प्लस इधर देखो फेस सेंटर कितने होते हैं 6, उसका पार्ट है 1/2। तो पर यूनिट सेल अगर आप देखोगे तो क्लोराइड कितने आ गए, 3 ये और 1 ये 4 आ गए, तो इसका मतलब क्लोराइड 4 हो गए, तो फार्मूला तो NaCl है ना, तो क्लोराइड 4 तो Na भी तो 4 आएंगे, Na4Cl4, सिंपलेस्ट फार्मूला लिखोगे तो NaCl आ जाएगा। अब अगर क्लोराइड 4 आ गए, जेड इफेक्टिव पार्टिकल टोटल 4 हो गए, तो जब ये पैकिंग पूरी हो जाएगी, ऐसे ये पैकिंग पूरी होगी, कंप्लीट कर दी हमने पैकिंग, तो कंप्लीट पैकिंग कर दी, तो ये तो आ गए यहां सब जगह, तो इनके बीच में ना खाली जगह रह जाती है, उसी को हम वॉइड बोलते हैं। और दोनों टाइप के वॉइड बनते हैं, टेट्राहेड्रल भी बनते हैं और ऑक्टाहेड्रल भी बनते हैं उनके। अब जब, लेकिन ये बनेंगे कब बेटा, जब ये पूरी हो जाए, पैकिंग पूरी हो जाए उसके बाद बनते हैं। अब ये हो गया, अब इसके अंदर 2 टाइप के वॉइड बने इस स्ट्रक्चर में, जो स्मॉल वाले हैं वो टेट्राहेड्रल वॉइड हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे, और जो बड़े वाले हैं वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड जो है जितने पार्टिकल हैं उसका डबल बनेंगे, मतलब 8, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो जो बनेंगे वो आपका जितने पार्टिकल हैं उतने ही बनेंगे। अब ये वॉइड कहां बनेंगे, पॉइंट ये आता है, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, जैसे अभी ऊपर बात की मैंने, जो आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड है वो कहां बनेगा, जैसे ये बन चुका, अब मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ नहीं कर रहा, ये बन चुका है, तो यहां पर जो आपका रहेगा इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां बताया था मैंने, एज सेंटर और बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर ये रहा, यहां बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड,
एज सेंटर ये वाले ऐसी जगह पे बनेगा, तो एज तो 12 होते हैं ना टोटल, और बॉडी सेंटर 1 होता है, तो एज सेंटर पे बनेगा, तो आपके कैलकुलेशन बनाओगे तो 4 ही आएगी। कैसे? क्योंकि हमने क्या बोला कि कहां बन रहा है वो, एज और बॉडी। एज कितने होते हैं 12, और एक एज कितनों में डिवाइडेड होता है 4 में, तो ये 4 3 12 हो गया, और बॉडी सेंटर वाला एक, तो 4 ही तो निकले। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड कहां बनेंगे? तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड बनते हैं, मैंने बोला बॉडी डायगोनल, जैसे ये बॉडी डायगोनल है, किसी का नीचे वाला फेस सपोज ये आ गया, तो बॉडी डायगोनल है, बॉडी डायगोनल में ये कॉर्नर है सपोज, कॉर्नर टोटल डिस्टेंस क्या होगी बॉडी डायगोनल की? टोटल बॉडी डायगोनल √3 होता है, तो इस कॉर्नर से जो आपका बना है वो 1/4 डिस्टेंस पर, कॉर्नर से 1/4, इधर से भी और इधर से भी 1/4, तो ऐसी 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 पोजीशन बन जाएंगी 1/4 डिस्टेंस पे, तो उसको हम टेट्राहेड्रल भी बोलते हैं। अब ये तो क्लियर हो गया, लेकिन अभी देखो सोडियम का कुछ भी नहीं आया, सोडियम कहां जाएगा ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड करेगा। जैसे ये याद करना होगा, जैसे NaCl में Na का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 6 का मतलब है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएगा, Na इन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होते हैं, 4 ही Na है, तो ये 4 के 4 इसके अंदर आ जाएंगे, इस केस में ये आ जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम है आपको, ये थोड़ा सा फंडामेंटल जो चीजें हैं इनको ध्यान रख करके और सोल्व करना है आपको। जैसे देखो मैं कुछ प्रॉब्लम दे रहा हूं, अब आपको प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, इस तरह से प्रॉब्लम आएंगी। सपोज A occupy at corner, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं पहला मैं, एंड B occupy at alternative face of cube, formula of ionic compound। फार्मूला ऑफ आयनिक कंपाउंड क्या होगा, निकालो जरा। क्या आंसर देखो बेटा? सर AB2। ए सर A2B3। A2B3। AB2 और एक आंसर आया A2B3। अब देखो, अब मैं इसको पॉइंट को ध्यान से करता हूं। अगर देखो ए में तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ए तो कह रहा है कॉर्नर पे जा रहा है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। 8 कॉर्नर होते हैं और एक कॉर्नर 8 में डिवाइड होता है, तो ए के पार्टिकल तो हो गया 1, है ना। बी जो था, बी में थोड़ा सोचना था आपको। जो बी था, बी में क्या कह रहा था, अल्टरनेटिव फेस है, तो अल्टरनेटिव फेस अगर आ जाए तो आपको सोचना है, ऐसे आंसर नहीं देना। जैसे ये क्यूब है, जिस मान लो जिस रूम में हम बैठे हैं उसको आप विजुअलाइज करो, तो उसका अल्टरनेटिव फेस कौन से होंगे? जो छत होगी, तो छत के बाद तो चारों दीवारें तो उसका कंटिन्यूअस होगी, तो वो चारों दीवारें तो नहीं हो सकती, तो बिल्कुल उसका फर्श ही तो होगा अल्टरनेटिव फेस। तो अल्टरनेटिव फेस बोला था वो, तो अल्टरनेटिव फेस का मतलब है मैं चारों दीवारें नहीं ले सकता, यानी कि कोई भी आमने सामने वाली दीवार क्यूब में जो होती है वो अल्टरनेटिव फेस होती है। ऐसे काउंट नहीं करना था कि सर फेस तो 6 होते हैं, अल्टरनेटिव एक छोड़ के एक कर लेते हैं तो 3 ले लेते हैं, तो गलत हो जाएगा। ऐसा कर दिया तो सोचना भी पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने ये जैसे छत वाला ये पार्टिकल लिया इस फेस सेंटर पर, तो कोई सी भी दीवार नहीं ले सकते, दीवार तो उसको लगती हुई है चारों दीवारें। तो जब भी वर्ड आ जाए बेटा अल्टरनेटिव फेस, इसीलिए मैंने एक क्वेश्चन डाला भी, अल्टरनेटिव फेस आ जाए तो 2 ही लेना फेस। अल्टरनेटिव फेस आ जाए जब भी, तो कितने फेस लेने हैं? 2 फेस ही लेने हैं, 2 पार्टिकल ही लेने हैं। तो 2 पार्टिकल है और
एक पार्टिकल किस में डिवाइड होगा, 1/2 में। अल्टरनेटिव फेस 2 आ गए और फेस का शेयरिंग पार्ट भी तो दोगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ए भी 1 आएगा, बी भी 1 आएगा, तो आंसर होगा ये भी गलत और ये भी गलत, आंसर आ जाएगा ए बी। तो आंसर जो देंगे करेक्ट, तो अल्टरनेटिव फेस वर्ड आ जाए तो बेटा ध्यान देना है, अल्टरनेटिव फेस वर्ड आ जाए तो आपको ध्यान से आंसर देना है कि ए बी देंगे हम आंसर। क्लियर? तो बस वही है कि जल्दबाजी में आंसर नहीं करना, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सोच के दोगे तो आंसर ज्यादा सही जाएंगे। अब सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, AB2O4, AB2O4 और O का लिख दिया मैंने, कहा कि O जो है O पार्टिकल का CCP अरेंजमेंट है, O पार्टिकल का CCP अरेंजमेंट है, और A पार्टिकल जो है वो आपके टेट्राहेड्रल वॉइड में है, और B जो पार्टिकल है वो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है। तो आपको निकालना है परसेंटेज फिलिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ये कैलकुलेट करना है। तो देखो जरा करो कैलकुलेट। टेट्राहेड्रल वॉइड 12.5%, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 50%। बिल्कुल ठीक है, शमी बोल रहे हो ना? आंसर शमी ने दिया था ना, अभी तुम शमी बोल रहे हो ना? यस। तो देखो आया कैसे, कैसे सोल्व किया देखो। तो इसमें सिंपल ही तो था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। देखो जो AbO4 फार्मूला जो भी दे दिया, हमें तो बताया गया कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन का CCP अरेंजमेंट है, तो ऑक्साइड का नंबर तो फिक्स हो गया, 4 ही तो होगा जब CCP ओवर 4 ही दिया हुआ था, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर ऑक्साइड का 4 है तो इसका मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड तो बन गए 8 और ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गए बेटा आपके 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, 8 जो है आपके टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। अब ए टेट्राहेड्रल वॉइड में ए तो एक ही दिखाई दे रहा है और बी 2 दिखाई दे रहे हैं, और ए टेट्राहेड्रल वॉइड है तो एक है 8 में से, तो परसेंटेज निकाल लो, 8 में से 1 ही है तो 12.5% आ गया। और बी देखो 2 है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल कितने बनेंगे 4, और बी 2 है तो 2/4 इंटू 100, तो 50% आ गया। तो डायरेक्ट प्रॉब्लम भी कई बार पूछा जाता है ये, तो इसको बोलते हैं स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल स्ट्रक्चर से पढ़ते हो आप इसको, तो डायरेक्ट भी स्पाइनल स्ट्रक्चर आप बोल सकते हो इसमें। तो इस टाइप से आपकी जो कैलकुलेटिव प्रॉब्लम आती है। अब देखो मैं एक प्रॉब्लम आपसे शेयर कर रहा हूं, ये वाला। अभी किसी स्टूडेंट ने भेजा था मुझे, तो अच्छा था क्वेश्चन, वो कहाँ गया मैं देख लेता हूँ। हाँ इसमें देखो उसने ऐसे पूछा है प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम पूछा उसने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, इन विच आपने जो बताना है सीधा, कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर कैटायन एंड एनायन, इन विच कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन, ये नहीं, ये तो सिंपल सा है। ये दो आप देखो, सपोज इन, इसको हटाओ, इसकी जगह करो इन डायमंड, ये भी काफी पॉपुलर क्वेश्चन है।
in diamond, carbon occupy at corner, face center and alternative tetrahedral void. Calculate effective particle per unit cell. Effective particle per unit cell and packing fraction. कैलकुलेट करो जरा, जिसने याद किया होगा, पहले पढ़ा होगा, वो तो डायरेक्ट आंसर भी दे सकता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। Z की वैल्यू 8 और 34% पैकिंग फ्रैक्शन। 34% पैकिंग, 33 आता है ना, 32 होता है, 34 आता है, 33 34 आता है। ठीक है, बाकी स्टूडेंट देखो, जिसको याद होगा ना, तो वो तो डायरेक्ट, जिसने पहले सारे कर रखे हैं तो वो डायरेक्ट भी दे सकता है आंसर, तो उसको तो किया हुआ है उसने पहले। जिसने पहले नहीं किया है या किया था उसको याद नहीं किया, सिर्फ वैसे ही करके छोड़ दिया, तो उसको करके देखना पड़ेगा एग्जाम में। तो डायमंड का स्ट्रक्चर है और उसने बताया है कि डायमंड का ऐसे ऐसे आपने करना है। तो देखो, बाकी किसी बच्चे का बेटा कोई और बताए, क्योंकि इन बच्चों ने तो किया हुआ है इसलिए डायरेक्ट आंसर दे दिया, प्रैक्टिस भी कर रखी है उसकी। बाकी किसी बच्चे का और? देखो बहुत सिंपल है बेटा, देखो इसमें कहाँ कहाँ पार्टिकल है, कार्बन काउंट करो ना आप। वो क्या कह रहा है, कार्बन कॉर्नर पर है, हमेशा तरीका यही रखा करो, पहले पोजीशन ढूंढा करो, फेस सेंटर है और टेट्राहेड्रल वॉइड है। अब कॉर्नर है, कॉर्नर होते हैं 8, फेस सेंटर होते हैं 6, टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं 8। अब कॉर्नर में जो शेयरिंग पार्ट है वो 1/8 है, तो 8 इंटू 1/8। फेस सेंटर का पार्ट 1/2 है, तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1/2। अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड है तो 8 का हाफ कर दो, इन सब का सम कर दो। अब ध्यान रखना, अल्टरनेटिव टेट्राहेड्रल वॉइड है तो आधे ही लेने हैं, लेकिन अल्टरनेटिव फेस होता तो आधे नहीं, फिर 2 ही लेते हम, जैसे पिछला क्वेश्चन देखा था हमने। तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, तो ये आ गया 4। तो देखो 1 + 3 + 4, तो 8 आ गए बेटा, तो इसमें 8 आ जाएगा। तो इफेक्टिव पार्टिकल जब पूछेगा इसके अंदर, तो आपने आंसर जो देना है वो 8 देना है आंसर। अब दूसरी पॉइंट क्या आ रही है इसके अंदर, दूसरा पॉइंट देखो क्या आ रहा है, पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है। तो पैकिंग फ्रैक्शन जब भी निकालोगे आप, तो पैकिंग फ्रैक्शन निकालोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालते हो आप, ये पीएफ, तो पैकिंग फ्रैक्शन जब भी निकालोगे तो इफेक्टिव पार्टिकल वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, मतलब 4/3 पाई r³ क्वेश्चन फंसेगा यहां, a³ क्यूबिक यूनिट में। बट यहां जो a निकालोगे वो ऐसे निकालोगे, बिकॉज टेट्राहेड्रल वॉइड होता है वो 1/4 डिस्टेंस पे होता है, तो एक तो कॉर्नर पे आ गया पार्टिकल, एक आपका पार्टिकल यहां आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड में, और दोनों ही कार्बन है। तो कार्बन का रेडियस और ये भी कार्बन का रेडियस, टोटल डिस्टेंस जो है वो बॉडी डायगोनल का 1/4 है। तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक आ गई, टोटल बॉडी डायगोनल होगा √3 है, 1/4 हो गया तो √3a/4, और ये r है, ये भी r है, तो इसका मतलब कितना आ गया, √3a/4 इज इक्वल टू 2r। तो 2r इज इक्वल टू √3a/4, तो a इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देना यहाँ पर, a इज इक्वल टू आ जाएगा 8r/√3। तो ये वैल्यू पुट कर दो a की यहाँ पर, 8r/√3, z का वैल्यू 8 आ ही गया है आपके पास, और r कैंसिल हो जाएगा, पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट 33% के 34% के आसपास ही आपका पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो डायमंड वाला केस भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछा ही जाता है, 1-2 बार पहले किया रहेगा तो सीधा आंसर दे सकते हो एग्जाम में आप।
नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, कि सपोज एक प्रॉब्लम मेरे पास आया था, अच्छा सा प्रॉब्लम, गया कहाँ, किसी ने पूछा था, वो कह रहा था कि एनटीए में आया हुआ है सर, ये अभी पूछा है, लेकिन अच्छा लगा था प्रॉब्लम मुझे। तो वो एक्चुअली किस पर था, वो उसके वैकेंसी के ऊपर था, वैकेंसी थी उसके ऊपर था वो प्रॉब्लम, इस टाइप का, जो नॉन स्टोक्योमेट्री कंपाउंड होते हैं एज नॉन स्टोक्योमेट्री कंपाउंड, जिसमें रेशियो सेम नहीं होता, जैसे Fe 0.96, सपोज O दे दिया O। तो जब यहां पर देखो कि ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, जब भी मेटल और नॉन मेटल आती हैं और नॉन मेटल ज्यादा होती है तो इसको नॉन मेटल एक्सेस बोलते हैं। ये आपका नॉन मेटल एक्सेस है। अब ये जो आपका नॉन मेटल एक्सेस है, नॉन मेटल एक्सेस है तो इसको डिफेक्ट बोलते हैं। जब भी नॉन मेटल एक्सेस हो तो जो इसका मतलब उसमें जो मेटल होगी वो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट में होगी, मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब यहां पर Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट दो होंगी, एक +2 और एक +3। ऐसे ही एग्जाम में आ जाता है आपका, काफी आता है निकिल वाला एग्जांपल, निकिल वाला एग्जांपल भी तो आपसे पूछते हैं, तो निकिल वाला एग्जांपल आ जाता है। तो निकिल वाले एग्जांपल में कैसे करते हो आप, Ni सपोज कुछ भी दे दिया मैंने 0.98O, तो सेम केस ही तो है, नॉन मेटल एक्सेस आ गया तो मेटल कम है, तो ये क्लियर है कि निकल +2 में नहीं है, यहाँ पे +2 के साथ। अब ये याद होना चाहिए कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, एग्जामिनर देगा नहीं, वो सिर्फ प्रॉब्लम बना के देगा, वो सिर्फ आपको प्रॉब्लम बना के देगा। प्रॉब्लम कैसे आएगी, तो ये जो आपका प्रॉब्लम आएगा, ऐसे दे रहा हूं मैं आप, और इस बार बेटा ये चांसेस हैं क्योंकि एनटीए ने इस पे प्रॉब्लम दिया है तो क्वेश्चन इस पे सॉलिड स्टेट में आ सकता है। इस क्वेश्चन को कैसे, एक तो सैंपल इसका डाल देते हैं फिर हम। सपोज वो कहेगा कि इफ कंपाउंड एज, कोई सा ही दे दिया, निकल दे दिया, सपोज निकल 0.98O, देन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ Ni+4 आए, ऐसा प्रॉब्लम देगा आपको, इस तरीके का प्रॉब्लम आएगा आपके पास, मतलब थीम यही रहेगी। अब इसको सीधा पूछ सकता है या पहले वाली इंफॉर्मेशन ना दे करके बाद वाली इंफॉर्मेशन पूछ सकता है वो। तो ऐसी प्रॉब्लम जब भी आपके पास आ जाए तो सोल्व कैसे करना है, पहला पॉइंट ये आता है। तो हमेशा याद रखना कि ऐसे केसेस के अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज रखना है, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही हमेशा नेगेटिव चार्ज रखना है। तो आप ऐसे करो उसको, क्योंकि चार्ज हमेशा बैलेंस रहते हैं, कंपाउंड चार्ज नहीं होगा, कंपाउंड के ऊपर चार्ज होता तो अनस्टेबल हो जाता, कंपाउंड तो स्टेबल है ये। तो आप इसको ऐसे लिखो कि सपोज इसमें निकिल +2 भी है, निकिल +4 भी है और ऑक्सीजन -2 है। तो ये पॉजिटिव पार्टिकल है, ये नेगेटिव। पॉजिटिव पार्टिकल का टोटल नंबर हमें पता है, टोटल नंबर है 0.98। तो सपोज जो निकालना है वो x ले लो, तो Ni+4 है x, ये एटम है हमारे पास x, Ni+4 के एटम x, तो Ni+2 के कितने हो जाएंगे, बिकॉज टोटल तो 0.98 है, तो ये हो जाएगा 0.98 - x। ऑक्सीजन कितना है फार्मूले में दिख ही रहा है, ये 0.98 है, ये 1 है, तो ये 1 हो गया। अब इनका चार्ज इकट्ठा करो, टोटल कैलकुलेट करो। एक निकल का चार्ज है +2, तो इतने का कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.98 - x। एक का है 4, तो मल्टीप्लाई कर दो 4x, और इधर एक का चार्ज एक ही है तो चार्ज आ गया 2। तो जितना नेगेटिव चार्ज उतना पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज लगा दो, हो गया प्रॉब्लम। पॉजिटिव चार्ज कितना है, 2 × 0.98 - x इज इक्वल टू +4x इज इक्वल टू 2। ये चार्ज आ गया देखो टोटल, ये प्लस ये इक्वल टू ये, तो इसको सोल्व कर लो।
इसको सोल्व करोगे तो 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 19 माइनस 2x प्लस 4x इज इक्वल टू 2, तो 1.9x ये निकाल दो, इधर इधर आ जाएगा 2x, 2 में से 0.04 आ गया, तो x इज इक्वल टू देख लो कितना आ रहा है 0.02, परसेंटेज निकाल लो x का, तो 0.02 कितने में से, टोटल स्टार्टिंग में था 0.98 इंटू 100, तो ये अगर 98 है तो 2 होगा, ये बढ़ा दोगे तो ये वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाएगी, लेस देन जो हो जाएगी वैल्यू आएगी लेस देन 2% आ जाएगी। तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, 8 2 जा 16 है, 9 2 18 19 ठीक ही लग रहा है मुझे, फिर भी एक बार चेक कर लो, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसको कैलकुलेशन देख लो। तो इस थीम पर इस बार प्रॉब्लम आ सकता है आपका, ऐसे क्वेश्चन डाल रहे हैं वो बार बार, तो इसलिए आप इसका निकाल के दिखाओ, इसमें इस केस में निकालो आप, सेम +2 का परसेंटेज कैलकुलेट करो। ऊपर वाले केस में +2 का परसेंटेज करो। फिर देखो एक बार कैलकुलेट करो, फिर मैं एक ट्रिक सिखाता हूं, उससे क्या है कि कैलकुलेशन अगर आंसर देख करके क्या प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन की हो सकती है वो आंसर दे सकते हैं हम, लेकिन एक बार कैलकुलेशन जरूरी है। अपने एक बार अपने हाथ से निकाला होगा तो याद रहेगी वो वैल्यू। 91%। 91%। $91.6। 91.6। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि 92% के आसपास आएगा ये, 92% आना चाहिए। हाँ 91 92 बिल्कुल पास पास में आंसर हो एग्जाम में तो आप क्या कर लेना, फिर तो एक्यूरेट निकालना, नहीं तो आपके दूर दूर आंसर हो तो फिर आप ट्रिक यूज कर सकते हो। तो इसमें देखो अब मैं एक ट्रिक भी बता देता हूँ, कैलकुलेशन सेम वैसी है जैसी आपने पहले की है, लेकिन इसमें देखो एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। भाई क्लियर कट आपको दिखाई दे रहा है जैसे FE 0.96 है, तो 96 जो है ये तो टोटल का परसेंटेज हो गया 96 है, तो एक का जो होगा वो 96 से कम होगा, लेकिन ये क्लियर है कि FE ऑलरेडी +2 में है, तो ज्यादा परसेंटेज 96 के पास, 96 से जो कम ले रहे हैं ज्यादा परसेंटेज +2 वाले का आएगा, कम परसेंटेज इसका होगा। जैसे यहां था 0.96, आपने आंसर निकाला है देखो 96 से कुछ कम परसेंटेज, 0.96 को 96 बोल सकता हूं, तो 91 या 92% निकाला, लेकिन 92% आएगा +2 वाले का। इधर देखो निकला 0.98, तो 0.98 से थोड़ा नीचे आंसर आएगा आपका, आपने अभी कैलकुलेट किया था 0.98 से थोड़ा सा आपने नीचे आंसर निकाला, देखो कितना निकाला था आपने, ये 2 निकाला था, ये किसके लिए निकाला था आपने, +4 के लिए, प्लस दूसरे का जो है 90 से थोड़ा सा वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं किया था, तो 98% निकल की बड़ी जो +2 है उसके लिए आएगा, 98 के आसपास का आंसर, जो बचा हुआ होगा वो इसके पास आएगा। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए आंसर दूर दूर हो, देन आप डायरेक्ट भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरा कुछ आपके इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो डिफेक्ट्स वाले आते हैं, डेंसिटी वाले आते हैं, डिफेक्ट वाले आते हैं, डेंसिटी वाले आते हैं, तो उसमें न्यूमेरिकल भी बना देता है वो। डिफेक्ट में थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, भाई शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है, शॉर्ट की डिफेक्ट किस में होता है, तो जैसे देखो आप शॉर्ट की कहते हो, 2 पॉइंट काफी पूछे जाते हैं तो मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूं, शॉर्ट की और फ्रैंकल। तो शॉर्ट की में देखो पार्टिकल, जैसे कोई मान लो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा है और बॉल को शॉट मार के बाहर कर दे, तो शॉर्ट की, उससे ध्यान रखना। अगर कोई क्रिस्टल को छोड़ के बाहर ही चल जाए आयंस, तो उसको शॉर्ट की डिफेक्ट कहते हैं, आयन मिस होते हैं, आयन पेयर मिस होते हैं इसके अंदर, और आयन पेयर मिस होंगे तो डेंसिटी कम हो जाएगी, तो शॉर्ट की डिफेक्ट की डेंसिटी डाउन होती है। और ये ऑब्जर्व किस में होता है, जो हाईली कोऑर्डिनेटेड होते हैं,
हाईली ये बात पूछी जाती है जो अब बोलने जा रहा हूं। हाईली कोऑर्डिनेटेड मतलब जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 है या 8:8 है, हाईली कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में होता है। और हाईली कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड का मतलब होता है कैटायन और एनायन के साइज ऑलमोस्ट सेम होते हैं। ये बात पूछता है वो, भाई किस टाइप वाले कंपाउंड के अंदर फ्रैंकल डिफेक्ट होगा या किस वाले के अंदर आपका शॉर्टकी डिफेक्ट होगा। तो शॉर्टकी जो डिफेक्ट होगा वो उसमें होता है जो हाईली कोऑर्डिनेटेड होते हैं। हाईली कोऑर्डिनेटेड जिसमें मतलब ऑलमोस्ट सेम साइज होता है कैटायन और एनायन की। कंपैरिजन चल रहा है, इतना सेम भी नहीं होता भाई, आयनिक कंपाउंड है तो एनायन बड़े होंगे कैटायन छोटे होंगे, ऐसा नहीं है कि इतना भी सेम होता है, इतना सेम नहीं होता। लेकिन किसके कंपैरिजन में बोलेगा वो आपको कंपैरिजन बोलेगा इसके वाला जो फ्रैंकल वाला होगा। तो फ्रैंकल में क्या होगा, इसमें आयन पेयर मिस नहीं होते, यहाँ तो आयन पेयर ही मिसिंग हो जाती है, बाहर हो जाते हैं क्रिस्टल से। यहां जो होता है स्मॉल पार्टिकल जो होता है कैटायन, वो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, मतलब क्रिस्टल को छोड़ता नहीं है। जैसे आपके ये पार्टिकल होते हैं, इनके बीच का जो स्पेस होता है, यहां से उठ के सपोज यहां आ गया कोई, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, इसलिए डेंसिटी पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। डेंसिटी जितना है उतना ही रहेगा आपका डेंसिटी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये तभी तो आ पाएगा जब कैटायन का साइज बहुत छोटे हो, तभी तो वो छोटी वाली जगह पे आएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस में आएंगे। तो इसका मेन पॉइंट क्या होता है कि वो आपको ये ध्यान रखना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट तभी आ सकता है जब आपका कैटायन एंड एनायन साइज डिफरेंस ज्यादा हो। साइज डिफरेंस जो होगा इसका बेटा जब हाई हो, तभी आपने कैटायन एनायन के साइज में डिफरेंस ज्यादा होगा, तभी आपने ये देना है फ्रैंकल डिफेक्ट। तो इसलिए ये ज्यादातर लेस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड में होता है, लेस आयनिक कंपाउंड में होता है, लेस कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड, लेस आयनिक कंपाउंड, ऐसे कुछ वर्ड देगा। जैसे जिंक सल्फाइड 4:4 वाले में जिंक सल्फाइड के अंदर आएगा। तो ये पॉइंट पूछा जाता है कि जो आपका शॉर्ट की है वो लगभग दोनों के साइज बराबर हो और साइज में डिफरेंस कम हो तो शॉर्ट की डिफेक्ट, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो, कैटायन बहुत छोटा हो एनायन बहुत बड़ा हो, जैसे जिंक आयन बहुत छोटा होता है इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाता है, तो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन अगर मीडियोकर हो ना, ये वाला केस बन रहा हो ये वाला हो, तो दोनों डिफेक्ट हो सकते हैं। तो बोथ डिफेक्ट का ये तो रटा हुआ होगा सभी को, बोथ डिफेक्ट वाला एग्जांपल हम पढ़ते हैं AgBr। तो AgBr के अंदर जो आते हैं वो दोनों टाइप के डिफेक्ट आप देख सकते हो बेटा। तो ये जो आपका है, जो मैंने अभी चीजें बताई हैं आपको, ये कुछ सॉलिड स्टेट के बारे में बात की, कुछ गैसीय स्टेट के बारे में बात की। अब बेटा यहां पर किसी ने कोई अपना क्वेश्चन पूछना है तो अब फिर वो बाद में रह जाता है। कल भी कोई बच्चा पूछ रहा था, वो बोल नहीं पाया था, फिर मैंने उसको बोला था कि व्हाट्सएप पे भेजना, उसने भेजा भी नहीं शायद। तो अपना कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वो पूछ ले, अपना प्रॉब्लम डाउट है किसी का कोई तो। कोई पूछना चाहता है या फिर मैं क्वेश्चन दे दूं एक करने के लिए? ये देखो एक बड़ा अच्छा सा प्रॉब्लम मैं देता हूं, जिसने पूछना हो पूछ भी लेना। इफ एट द एंड ऑफ टॉपिक ये क्वेश्चन बनाओ, इफ द टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, if the temperature of an ideal gas in a sealed rigid container is increased to 1.5 times the initial value, 1.5 time of the initial value in Kelvin, then calculate then density of gas. चेंज बताना है, क्या चेंज आएगा डेंसिटी ऑफ गैस में, देन चेंज इन डेंसिटी ऑफ गैस क्या आएगा बेटा? देखो बताओ मुझे, कोई बताना ट्राई करो कि भाई एक कोई बंद कंटेनर है, बिल्कुल रिजिड कंटेनर है, और उसमें गैस भरी है और टेम्परेचर जो है पहले से 1.5 टाइम इंक्रीज कर दिया। मान लो पहले 1T था तो अब आपने 1.5T कर दिया, तो डेंसिटी कितना हो जाएगी?
पहले का। हेलो हाँ बोलो बेटा। सर नो चेंज। सर 30 दो आंसर आए हैं बेटा, एक ने बोला है नो चेंज और एक ने कितना परसेंट बताया, 32 या 30 के आसपास बताया आपने, है ना। देखो बेटा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि इसमें वैसे आप सोचोगे पीवी इज इक्वल टू डी एन आर टी और ऐसे सोल्व करोगे। पी क्या होता है, पी इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम। तो P अपॉन इससे चले जाओ। जब भी मैंने बोला है कि आइडियल गैस वर्ड आते ही आप हमेशा PV इज इक्वल टू एनआरटी से जाया करो। इसमें डेंसिटी इंट्रोड्यूस करोगे तो P डी आर टी अपॉन एम। अब हमारे पास कंटेनर सील्ड है, तो हमारे पास सील्ड कंटेनर है तो डायरेक्ट भी तो सोच सकते हैं कि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। और मास जो है वो सील्ड है तो कांस्टेंट रहेगा, गैस तो कहीं बाहर निकलेगी नहीं चाहे मैं उस टेम्परेचर को हीट करता रहूं। और वॉल्यूम जो है वो भी कांस्टेंट है, तो मास और वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। तो आंसर बिल्कुल सही आंसर जो इस बच्चे ने दिया था, नो चेंज। तो डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट, डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट रहेगा। फिर एक्चुअली हुआ क्या, इफेक्ट क्या हुआ। एक्चुअली जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या हुआ, अंदर के जो पार्टिकल थे, बिकॉज कंटेनर क्लोज था तो जोर जोर से टकराने लगे दीवार से। टकराने से जो टेम्परेचर का इफेक्ट है वो प्रेशर में आएगा। जितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा उतना प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन आर कांस्टेंट रहेगा, मोलर मास भी गैस का कांस्टेंट रहेगा और डेंसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास और वॉल्यूम पे कोई इफेक्ट नहीं आया है। तो अगर मैं कहता कि भाई प्रेशर के साथ साथ चेंज करो टेम्परेचर या ओपन कंटेनर ले लेता, देन हम फिर डी और टी के अंदर हम देख सकते थे। तो क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर क्लोज कंटेनर है, रिजिड है, सील्ड है, तो देन आपकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रिमेन सेम, डेंसिटी रिमेन सेम, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगी। और आप जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आई एम अगेन सेइंग दैट कि आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से सोचा करो, सारे आंसर मिलने लग जाएंगे आपको, तो वहां से आपको आंसर क्लियर मिलने लग जाएंगे। तो बेटा ये है आपकी जो है आज का क्लास, और अब देखते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब मैं लीव कर रहा हूँ बेटा। सर नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक होगा? अब बेटा देखो इसमें हमारा क्या हो गया, गैस वाला कर दिया। हाँ इसका एक पार्ट रह गया ना, सॉल्यूशन और सरफेस ले लेंगे अब, क्योंकि गैसीय स्टेट में दो हो गए, तो सॉल्यूशन और सरफेस तैयार करके आना।